Respected मिस्टर जीवन कुमार मल्ला जी और सभी साथियों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चाइना में एक लीडर हुए हैं माओ त्से तुंग। तो माओ त्से तुंग एक बात कहा करते थे कि चीन के समाज में कंट्राडिक्शंस बहुत हैं, कि चीन के समाज में समस्याएं बहुत हैं, बट व्हाट इज द प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन इन चाइनीज सोसाइटी। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का एक सूत्र दिया था, एक फॉर्मूला दिया था कि हमें समाज में सबसे पहले सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन को चिन्हित करना होगा, उसके बाद हमें उस पर काम करना होगा। मार्शल आर्ट के अंदर फर्ज करो 10 आदमी आ जाएं लाठी लेकर और हम लोग अकेले हैं, तो उन 10 लोगों का अगर मुकाबला करना है तो उनमें से जो सबसे ताकतवर होगा उसके ऊपर अगर हम लोग अटैक करेंगे तो लड़ाई को जीत जाएंगे, सबसे कमजोर पर अटैक करेंगे तो लड़ाई को हार जाएंगे। तो चाइना के समाज में, चाइना की सोसाइटी में जो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन था वो था प्रोलिटेरिएट और कैपिटलिस्ट की लड़ाई, सर्वहारा और पूंजीपति की बुर्जुआ की लड़ाई। लेकिन जब हम लोग भारतीय संदर्भ में आते हैं, हम लोग जब इंडियन कंटेक्स्ट में आते हैं, इंडियन परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो विचार करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि भारतीय समाज का जो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है वो ब्राह्मणवाद है। इंडियन सोसाइटी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ब्राह्मणवाद है। तो साहब सिंह कांसीराम जी ने इस ब्राह्मणवाद को प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन के तौर पर समझा था और हमें समझाया था। एक बार की बात है कि महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए मूवमेंट चला कि उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी किया जाए। तो पूरे भारत का जो शेड्यूल्ड कास्ट था वो मोबिलाइज हुआ। साहब कांसीराम जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने अपने कैडर को मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए मोबिलाइज नहीं किया। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने अपने कैडर को मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए क्यों मोबिलाइज नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जो है वो केवल एक यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई इस मुल्क पे हुकूमत करने। जिस दिन हम लोग इस मुल्क की सत्ता में आ जाएंगे, हम लोग यूनिवर्सिटीज के नाम बदल देंगे और न जाने कितनी नई यूनिवर्सिटीज को बना देंगे। इसी तरीके से एक बार चीनी का रेट इस देश में 16 रुपए किलो हो गया था, जिस तरीके से एक बार प्याज का रेट भी बढ़ा था। तो जब चीनी का रेट 16 रुपए किलो हुआ तो पूरे भारत के अंदर इस चीनी के रेट के खिलाफ मूवमेंट चला। तो साहब कांसीराम जी ने अपने कैडर को चीनी के रेट को कम करने के लिए इस आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं ली। तो जब उनसे पूछा गया कि आप जो हैं क्यों इस मूवमेंट में अपने कैडर को नहीं लगा रहे, तो साहब सिंह कांसीराम जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब मेरा समाज जो है वो 100 रुपए किलो भी चीनी हो जाए उसको भी खरीदने की क्षमता रखे, और मेरे समाज के लिए हवाई जहाज का सफर जो है वो सबसे सस्ता सफर हो, 5 स्टार में रहना मेरे समाज के लिए सबसे सस्ता जो है उसके लिए रहना हो। तो मैं अपने समाज को उस लेवल तक पहुंचाना चाहता हूं। हम कहां छोटी लड़ाइयों में उलझ गए। तो साहब कांसीराम जी वो प्रायोरिटी पर चीजों को लेकर चलते थे, प्रायोरिटी पर लेकर जो भी आदमी किसी मूवमेंट को चलेगा वो अगर 20% भी प्रायोरिटी पे काम करेगा तो 80% उसका रिजल्ट आएगा, और अगर प्रायोरिटी पे हम लोग चीजों को नहीं लेकर चलेंगे तो 80% पर भी हम लोग काम करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो सिफर रहेगा, नेगेटिव रहेगा। साहब सिंह कांसीराम जी पंजाब से थे। पंजाब ने बहुत बड़ी लीडरशिप इस दुनिया को दी है। बाबा गुरु नानक देव जी जिनसे सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है, महाराजा रणजीत सिंह जी, सर छोटू राम जी, साहब सिंह कांसीराम जी। तो इस देश के अंदर अगर हम लोग देखें तो जो शर्मन संस्कृति की परंपरा थी, 2 संस्कृतियां इस देश में हैं, एक ब्राह्मण संस्कृति, दूसरी शर्मन संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति के अंदर उत्तराधिकार देने की परंपरा थी। जैसे 3-4 साल पहले
जयेंद्र सरस्वती जो कांची कामकोटी का शंकराचार्य था, उसकी जब डेथ हुई तो उनकी जगह के ऊपर जो बैठा उनकी गद्दी पर वो 70वां शंकराचार्य था। लेकिन भगत रैदास जी की डेथ हो गई, वो अपना उत्तराधिकारी नहीं दे पाए। भगत कबीर साहब की डेथ हो गई, संत कबीर जी की डेथ हो गई, वो अपना उत्तराधिकारी नहीं दे पाए। धन्ना भगत जी की डेथ हो गई, वो अपना उत्तराधिकारी नहीं दे पाए। रामानंद जी की बेनी जी की डेथ हो गई, वो उत्तराधिकारी नहीं दे पाए। भगत नामदेव जी की डेथ हो गई, वो अपना उत्तराधिकारी नहीं दे पाए। धन्ना जी नहीं दे पाए, सदना जी नहीं दे पाए, भिखन जी नहीं दे पाए। माने इस देश में जो काम करके मेहनत करके खाने वाले संत थे, वो अपना उत्तराधिकारी नहीं दे पा रहे थे। उनके अंदर उत्तराधिकार देने की परंपरा अगर शुरू हुई है तो गुरु नानक देव जी से शुरू हुई है। गुरु नानक देव जी के बाद 10 उत्तराधिकारी शर्मन संस्कृति की परंपरा में हमें मिले, और उनके बाद जो है उन्होंने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया था, उन्होंने जो बीज बोया था, 10वीं पीढ़ी में जाकर खालसा पंथ जो है वो हथियार बंद हो गया। हम लोग इस चीज को महसूस करें कि अमेरिका के अंदर कोई आदमी किसी खोई हुई किताब को खोजता है तो उसकी वही रिस्पेक्ट होती है जिसने उस किताब को लिखा है। गुरु नानक देव जी ने, सिख पंथ ने जो है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इस देश के 35 संतों की वाणी को कंपाइल्ड किया गया है। 35 संतों की वाणी को जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कंपाइलेशन है, उसमें उनकी वाणी दर्ज है, और 35 संतों की वाणी की जो रक्षा सिखों ने की है वो तलवार के दम पर अपनी कुर्बानियां देकर वो जो है 35 संतों की वाणियों की रक्षा की है। तो साहब कांसीराम जी ने भी जिस तरीके से गुरु नानक देव जी ने, सिख परंपरा ने कबीर साहब की, संत रैदास जी की, बाबा फरीद की, बाबा रामानंद जी की और 35 महापुरुषों की वाणी को संकलित किया, तो क्योंकि साहब कांसीराम जी पंजाब से थे तो वो जानते थे कि सही मायने में महापुरुषों के विचारों को किस तरीके से संकलित करके एक मंच पर लाकर आगे बढ़ा जाता है। तो साहब कांसीराम जी ने भी जो है सारे देश के जितने महापुरुष थे जो हुए, उन्होंने उन सबको एक मंच पर इकट्ठा किया, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब हों, महात्मा ज्योतिराव फूले जी हों, पेरियार रामास्वामी नायकर जी हों, नारायण गुरु जी हों, सावित्रीबाई फूले जी हों, तमाम भारत के संतों को, महापुरुषों को, सोशल मूवमेंट की लड़ाई लड़ने वाले लीडर्स को साहब कांसीराम जी ने जो है वो एक मंच पर इकट्ठा किया, और उनसे एक बार पूछा गया था कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, तो साहब कांसीराम जी ने कहा था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो विचारधारा है वही विचारधारा हमारी मैनिफेस्टो है, उसी विचारधारा को हम लोग जो है लागू करेंगे। और किस तरीके से गुरु नानक देव जी पैदल घूमे, उन्होंने 4 उदासियां की, वो इजराइल तक गए, श्रीलंका तक गए, बांग्लादेश से आगे तक गए। तो जिस तरीके से गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियां की, एक बाबा नानक सी जिसने टुर के दुनिया गा दी, माने जिसने पैदल घूम के पूरी दुनिया को गा दिया, एक अजदे बाबाएं बत्ती लाल गढ़ी ते ला दी, कार सेवा दे नाते मंगदे रसद नोटा दी थैली, सुनियाए बाबे ने आज गड्डी ओडी ले ली। आज के जो बाबा हैं वो तो जो है वो ओडी गाड़ी में चल रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी जो है वो पैदल घूमे और पैदल घूमकर उन्होंने पूरी दुनिया को जगा दिया। यही प्रेरणा साहब कांसीराम जी को हुई कि उन्होंने जो है साइकिल के ऊपर घूम घूम कर पूरे देश को जगाया। और जहां कमियां रह गई थी बहुजन मूवमेंट के अंदर, एक उदाहरण से मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं, ये सही है कि आज 21वीं सदी चल रही है, लेकिन क्या भारतीय मानस, क्या भारतीय लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं? सवाल यह है। हम लोग 21वीं सदी में नहीं जी रहे, हम लोग 15वीं और 16वीं सदी में जी रहे हैं। मुझे एक लड़का मिला, उसने कहा कि भाई साहब आप क्या बात करते हो, जो है यहाँ तो जो शिव जी है उसको मुसलमानों ने वहां मक्का मदीना में बंधक बना रखा है और उसको रोज पीटते हैं, और अगर कोई वहां जाकर उस जो है वहां मक्का मदीना में गंगा जल को चढ़ा दे तो शिव जी आजाद हो जाएंगे। कहने का मतलब
यह सही है कि 21वीं सदी चल रही है, लेकिन लोगों की मानसिकता 21वीं सदी की नहीं है। लोगों की मानसिकता 15वीं और 16वीं सदी की भी नहीं है। लोगों की मानसिकता जो है वो सतयुग, कलयुग, त्रेता युग जो है, त्रेता युग, इन युगों में विभाजित है। तो हम लोग वहीं से चलेंगे जहां हम लोग खड़े हैं। हम लोग 21वीं सदी में नहीं खड़े, हम लोग जहां खड़े हैं वहीं से हमें यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। फर्ज करो ये हॉल है, इस हॉल से हमें बाहर जाना है, तो इसी हॉल में ही चलकर हमें इस हॉल से बाहर जाना होगा। तो जहां हम लोग खड़े हैं, हम लोगों की जो मानसिकता है, भारतीय मानस है, जो भारतीय समाज है, वो सतयुग, कलयुग, त्रेता युग में खड़ा है। हमें जो है नास्तिकता का पाठ समझ में नहीं आ सकता। फर्ज करें एक आदमी को हम लोग नास्तिक बना दें, फर्ज करें 2 आदमी नास्तिक हो जाएं, 10 आदमी नास्तिक हो जाएं, लेकिन क्या यह संभव है कि भारतीय समाज में हम लोग गांव को नास्तिक बना देंगे? पूरा गांव नास्तिक नहीं हो सकता। क्योंकि नहीं हो सकता, और अगर हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो लोग हमें असामाजिक करार दे देंगे, हमें असामाजिक घोषित कर देंगे। जिस समाज में हम लोग काम करना चाह रहे हैं, उस समाज में हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें भारतीय समाज के मानस के हिसाब से चलना होगा। पेरियार रामास्वामी नायकर साहब ने लोगों को कहा कि आप लोग नास्तिक बन जाओ, लेकिन इस भारतीय चित्त मानस जो है वो नास्तिकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों को जो है डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म समझ में नहीं आएगा, मार्क्सिज्म समझ में नहीं आएगा, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म समझ में नहीं आएगा, लेनिनिज्म समझ में नहीं आएगा। हमें क्या समझ में आएगा? इस देश के मानस में क्या बसा हुआ है। हम राम से शुरू करें, कृष्ण से शुरू करें, गोसाई से शुरू करें, अल्लाह से शुरू करें, और श्री हरि से शुरू करें। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हरि शब्द करीबन 6000 बार है। गुरु नानक देव जी ने यात्रा वहीं से शुरू की जहां भारतीय समाज है, और उन्होंने हमारी चेतना को कहां पहुंचा दिया? हमारी चेतना को पहुंचा दिया अकाल पुरख तक। हमारी चेतना को पहुंचा दिया एक ओंकार तक। हमें तौहीद का सच्चा पाठ जो है वो गुरु नानक देव जी ने सिखाया। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो कमियां रह गई थी बहुजन मूवमेंट के अंदर, उन सारी कमियों को जो है साहब कांसीराम जी ने दूर किया, और साहब कांसीराम जी ने भारतीय समाज के जो महापुरुषों की मूवमेंट थी उसमें एक बैलेंस तैयार किया। उस सारी जो कमियां रह गई थी उसमें एक बैलेंस तैयार किया। सारे महापुरुषों को वो एक मंच पर लेकर आए और एक बड़ी मूवमेंट का आगाज जो है साहब सिंह कांसीराम जी ने किया। हम लोग आज पेरियार रामास्वामी नायकर जी की जयंती पर सारे अम्बेडकराइट्स इकट्ठे हुए हैं। हम लोग बड़ी सोच लेकर चलें, और हम लोग अब शिकायत का दौर छोड़ दें। मायावती क्या कर रही है, फलाने आदमी क्या कर रहे हैं, क्या कौन नहीं कर रहा, हमारी जो आधी एनर्जी है वो तो केवल इसी जो है इन्हीं को कंडम करने में हमारी लग जाती है। जहां हम लोगों को ब्राह्मणवाद को कंडम करना चाहिए, जहां हमें ये समझना चाहिए कि ब्राह्मणवाद किस तरीके से आज के संदर्भ में हम लोगों को विभाजित कर रहा है, वहां हम लोग आधी अपनी एनर्जी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है, केवल फ्रस्ट्रेटेड होकर जो है वो मायावती के खिलाफ, कहीं पेरियार रामास्वामी, कहीं जो है वामन मेश्राम के खिलाफ नहीं, हम लोग पॉजिटिवली, ना हम चंगे बुरा नहीं कोई। ये गुरु नानक देव जी का सबक था कि हम भी चंगे नहीं हैं और बुरा भी कोई नहीं है। हम लोग अपनी लाइन पर रहकर काम करें, निश्चित तौर पर हम जो है इस लड़ाई को जीतेंगे। और हमारा एक्सपेरिमेंट भी हुआ है पंजाब के अंदर, यूनाइटेड पंजाब में सर छोटू राम जी ने जो है साहब कांसीराम जी से पहले इस बहुजन मूवमेंट की भूमिका की लड़ाई को जीता था। 1923 से 1947 तक, 1923 टू 1947 तक पंजाब में नेशनल पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, जिसमें सर सिकंदर हयात खान पंजाब के प्रधानमंत्री बने थे। उनकी 1942 में डेथ हो गई। उनके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खां टिवाना साहब पंजाब के प्रधानमंत्री बने थे। सर छोटू राम जी इस पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। उन्होंने मियां सर फजल हुसैन साहब के साथ इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया था। और बाबू मंगूराम मंगोवालिया जी, जिनका फोटो भी आपके महापुरुषों के लिस्ट में है, तो बाबू मंगूराम मंगोवालिया जी भी इसी यूनियनिस्ट पार्टी में थे। तो हमारा ये इतिहास है, ये हमारी तारीख है। हम लोग पॉजिटिवली महापुरुषों की विचारधारा पर चलते रहें।
किसी की निंदा ना करें, क्योंकि दुश्मन यही चाहता है कि हम लोग मायावती के चक्कर में पड़ जाएं, कहीं और किसी के चक्कर में पड़ जाएं। पॉजिटिवली अपनी लड़ाई को हम लड़ेंगे और इस लड़ाई को मान्यवर जीवन कुमार मल्ला जी ने जो दोबारा शुरू किया है, हम आपके आभारी हैं और जो भी ड्यूटी आप हमें हमारी लगाएंगे, उस ड्यूटी पर हम लोग खरे उतरेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।